स्वराज्य यह मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये वाक्य आज के नहीं है, मगर इसको पढ़ने और सुनने के बाद बाल गंगाधर तिलक की याद आ जाती है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं महान क्रांतिकारी बाल गंगाधर तिलक के बारे में। दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता है। लोकमान्य का अर्थ है लोगों द्वारा स्वीकृत किया गया नेता। लोकमान्य के अलावा इनको हिंदू राष्ट्रवाद का पिता भी कहा जाता है। लोकमान्य तिलक गांधी जी के पहले आजादी की लड़ाई के सबसे बड़े लीडर माने जाते थे। गांधी जी के विद्रोह के तरीके में भी वही मुद्दे होते थे जो तिलक पहले उठाया करते थे, जैसे स्वदेशी, स्वराज्य और शिक्षा में सुधार। इन्होंने जाति के आधार पर होने वाले भेदभाव के खिलाफ भी संघर्ष किया है। उन्होंने एक बार कहा था, यदि भगवान छुआछूत को मानता है तो मैं उसे भगवान नहीं कहूँगा। अपने क्रांतिकारी विचारों के कारण अंग्रेजों के लिए परेशान बने तिलक जी को 3 बार जेल भी जाना पड़ा और कई दिक्कतें झेलनी पड़ी। तो चलिए दोस्तों, इनके बारे में शुरू से जानते हैं। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र में स्थित रत्नागिरी जिले में चिखली गांव में हुआ था। इनके पिता गंगाधर रामचंद्र तिलक एक स्कूल टीचर और संस्कृत के विद्वान थे। जब तिलक 10 साल के थे तभी इनकी मां की मृत्यु हो गई और जब वे 16 साल के थे तभी उनके पिता की भी मृत्यु हो गई। 1871 में जब वे 15 साल के थे तभी उनकी शादी तापीबाई से हुई, जिनका नाम शादी के बाद सत्यभामा रख दिया गया। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट तिलक को बहुत पसंद था। इन्होंने मैथमेटिक्स में बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री ली और फिर एमए करने लगे, जिसे इन्होंने एलएलबी करने के लिए बीच में ही छोड़ दिया। इसके बाद इन्होंने एक प्राइवेट स्कूल में मैथ्स पढ़ाना शुरू कर दिया, मगर कुछ दिक्कतों के कारण उन्होंने स्कूल छोड़ दिया और वे एक जर्नलिस्ट यानी पत्रकार बन गए। उन्होंने 2 पेपर का संपादन शुरू कर दिया, मराठी में केसरी और हिंदी में मराठा। इनका मानना था कि देश की आज़ादी के लिए पत्रकारिता एक अहम भूमिका निभाती है। देश की शिक्षा व्यवस्था पर भी ये काफ़ी चिंतित रहते थे। इनका मानना था कि जो शिक्षा अंग्रेज हमें दे रहे हैं, इससे अंग्रेजों के लिए ही लंबे समय तक भारत पर राज्य करने में आसानी होगी। हमारे देश को इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। इसके लिए इन्होंने अपने कॉलेज के कुछ दोस्तों के साथ मिलकर डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी का गठन किया, जिसका लक्ष्य था शिक्षा के साथ साथ राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना। अपने अखबारों में ये अंग्रेजों के खिलाफ लिखते थे और आज़ादी के लिए लड़ने के लिए लोगों को प्रेरित करते थे, जिसके कारण इनके ऊपर हत्या करने के लिए लोगों को भड़काने का आरोप लगा और उन्हें 18 महीने के लिए जेल हो गई। जेल से बाहर निकलने के बाद इन्हें राष्ट्रीय लीडर की तरह सम्मान मिलने लगा। 1890 में इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली और स्वराज की मांग के लिए लोगों को प्रेरित करने लगे। 1905 में इन्होंने अन्य नेताओं के साथ मिलकर स्वदेशी आंदोलन शुरू किया और अंग्रेजों का जमकर विरोध किया, मगर पार्टी में से कुछ लीडर्स के रवैये से वे खुश नहीं थे। दोस्तों, गौर करने वाली बात यह है कि कोई भी अपनी तरफ से गलत नहीं सोच रहा था। एक तरफ गोपाल कृष्ण गोखले जैसे नरम नेता थे जो ये मानते थे कि अंग्रेजों के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाने के लिए देश अभी तैयार नहीं है और ऐसा करने पर सब कुछ खत्म हो सकता है, इसलिए हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। दूसरी तरफ तिलक जैसे नेता थे जो ये मानते थे कि आज़ादी सिर्फ लड़कर और बलिदान देकर ही मिल सकती है, दुश्मन के आगे झुककर नहीं। बंगाल के विभाजन के बाद दोनों गुटों में तनाव निर्माण हो गया और 1907 की कांग्रेस की सूरत की मीटिंग में नए प्रेसिडेंट के चुनाव को लेकर बहस हो गई और नरम दल और गरम दल अलग अलग हो गए। 1908 में 2 बंगालियों ने कलकत्ता के अंग्रेज मजिस्ट्रेट को मारने के लिए बॉम्ब फेंका। बाद में एक ने आत्महत्या कर ली और दूसरे को फांसी हो गई। तिलक ने इनको सपोर्ट करते हुए केसरी अखबार में स्वराज की मांग की। इसके चलते 1909 में तिलक को एक बार फिर अंग्रेजों के खिलाफ नस्ल भेद को बढ़ावा देने के जुर्म में 6 साल की सजा हो गई। जेल में ही इन्होंने गीता रहस्य के नाम की एक किताब लिखी, जिसके कई कॉपीज बिक गई और उससे मिले पैसे आज़ादी की लड़ाई के लिए खर्च कर दिए।
जेल से बाहर आने के बाद तिलक ने गांधी जी को अहिंसा का रास्ता छोड़ने के लिए भी मनाने की बहुत कोशिश की। 1916 में इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की, जिसका लक्ष्य था स्वराज्य। लोगों के समूहों को इकट्ठा करने के लिए इन्होंने गणेश उत्सव और छत्रपति शिवाजी उत्सव की शुरुआत की, जहां पर इकट्ठा होने पर धार्मिक कार्यक्रमों के बाद आज़ादी की लड़ाई के लिए प्रोत्साहन दिया जाता था। इन्होंने बाल विवाह और शराब पर प्रतिबंध लगाने के लिए भी सरकार पर दबाव डाला। इन्होंने एक बार कहा था कि महान उपलब्धियां कभी भी आसानी से नहीं मिलती और आसानी से मिलने वाली उपलब्धियां कभी महान नहीं होती। 1 अगस्त 1920 को इनका निधन हो गया। पूरे देश में इनको लाखों लोगों ने श्रद्धांजलि दी। जीते जी तो नहीं, पर इनके प्रयासों को धीरे धीरे सफलता मिलने लगी और आज़ादी के लिए आंदोलन और भी मजबूत होता गया और 27 साल बाद भारत को स्वराज्य मिल गया। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसे लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन दबाना ना भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।